आप सभी को नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे से होंगे, क्योंकि हमारा गैप हो गया था एक सप्ताह, तो अब सप्ताह भर में प्रयास करूंगा कि आपको 2 वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अब मेरे द्वारा जो भी संचालित किया जाएगा आपका पाठ्यक्रम, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग हो गया, राज्य विशेष, मध्य प्रदेश राज्य विशेष, या हमारा करंट अफेयर्स हो गया, आप सब इसी चैनल पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। तो जिन लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगता है, पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक कमेंट अवश्य लिखें और एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। कोविड-19 कोरोना वायरस, जैसा कि हम लगातार अपने तीसरी वीडियो है हमारी ये, जिसमें हम कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं। जो सप्ताह भर में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं कोविड-19 के बारे में, यदि आप देखें तो आपको पता है कि अभी हाल ही में एक बना है कोबोट रोबोटिक्स। एक बनाया गया है कोबोट रोबोटिक्स, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो मरीज हैं हमारे अस्पतालों में, जो अस्पतालों में मरीज हैं उनके लिए खाना उपलब्ध कराना, मतलब खाना पहुंचाना, दवाइयों को पहुंचाना, इसका काम है। मतलब एक प्रकार से ये रोबोट है, नाम है कोबोट रोबोटिक्स, और इसका प्रयोग किया जा रहा है मरीजों को खाना पहुंचाने में, मरीजों को दवाई पहुंचाने में। और आपसे प्रश्न मेरा है कि किस राज्य विशेष द्वारा ये कार्यक्रम चालू किया गया है, किस राज्य विशेष ने इस रोबोट को तैनात किया है अपने राज्य के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोबोट रोबोटिक्स, इसको झारखंड राज्य सरकार प्रारंभ की, मतलब झारखंड राज्य सरकार ने अस्पतालों में मरीजों को खाना और दवा उपलब्ध कराने के लिए, अब जो वहां की नर्स होते थे, जो डॉक्टर होते थे, वो नहीं जाएंगे, मतलब जो वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी होते थे, अब उनको नहीं भेजा जाएगा। कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके पास एक रोबोट भेजा जाएगा और उसका नाम है कोबोट रोबोटिक्स। झारखंड राज्य सरकार ने बनाया। झारखंड की बात आती है तो झारखंड राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 2 नए कार्यक्रम चलाए हैं। क्यों? लॉकडाउन पीरियड में पहला चलाया था इन्होंने मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किसके द्वारा चालू की गई है? ये चालू की गई है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना लॉकडाउन पीरियड में जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, जो खाना बना नहीं सकते हैं, उनके पास साधन नहीं है, तो उनके लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए, भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड राज्य सरकार की योजना है। तीसरी अभी हाल ही में चालू किया है मुख्यमंत्री जो नई योजना है, ये बहुत कंफ्यूजन वाली है, याद रखिएगा, दीदी रसोई योजना। यदि आपसे पूछा जाए कि दीदी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने चालू किया है, तो इसका भी उत्तर होगा झारखंड, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात आ जाती है मुख्यमंत्री दीदी रसोई की, यदि इसमें पश्चिम बंगाल विकल्प होगा तो ज्यादातर लोग गलती करके आएंगे और पश्चिम बंगाल को टिक करके आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना भी झारखंड राज्य सरकार की योजना है, और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मैंने आपसे पूछा है, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मिला था चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार। ये आपको पता होना चाहिए, चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार मिला था किसको? झारखंड के मुख्यमंत्री के। कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ क्या है आगे, कि बिहार राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 का प्रसार, बिहार राज्य सरकार ने प्रयास किया है क्या, कि कोविड-19 का जो प्रसार है उसको किस प्रकार से रोका जाए और जो मरीज हैं उनकी पहचान कराई जाए। इसके लिए इन्होंने प्रारंभ किया है डोर टू डोर स्क्रीनिंग। इन्होंने प्रारंभ क्या किया है? डोर टू डोर स्क्रीनिंग। कहां पे किया है? टोटल 8000 गांव में किया है, और ये जो 8000 गांव हैं
ये जो 8000 गांव हैं इन्हीं में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ सीमित जिलों के 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां पर कोविड-19 का संक्रमण जिसको बोलते हैं रेड हॉटस्पॉट जो पाए गए थे, उन क्षेत्रों में, उन जिलों में ये कार्यक्रम चालू किया गया है। तो याद रखिएगा, डोर टू डोर स्क्रीनिंग बिहार राज्य सरकार करा रही है। कहां पे, कितने गांव में? 8000 गांव में करा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बिहार की बात आती है तो आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बिहार के बारे में मैंने बोला था कि बिहार में कोसी और मेची परियोजना प्रारंभ की गई है। कौन सी? कोसी मेची। कोसी को मेंची से जोड़ा जा रहा था, कोसी नदी को मेंची से जोड़ा जा रहा था। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये जो कोसी को मेंची से जोड़ा जा रहा है, ये किस नहर के द्वारा जोड़ा जा रहा है, किस जल निकाय के द्वारा जोड़ा जा रहा है? मैंने बताया था, क्या बताया था? हनुमान नगर बैराज। याद रखिएगा, हनुमान नगर बैराज के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है। हनुमान नगर बैराज के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है, कोसी को मेंची से जोड़ा जा रहा है। फिर दूसरी बात आती थी फिर दूसरी बात आती थी बिहार से ही जुड़ा हुआ। क्या था हमारा बिहार से जुड़ा हुआ? इसमें था कि दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन कहां से शुरू हो गई थी? पहला तो ये कहां से जोड़ेगी? भारत को नेपाल से जोड़ रही थी, और भारत के मोतिहारी को अमलेखगंज से जोड़ रही थी। किससे? मोतिहारी को अमलेखगंज से जोड़ रही थी। ये मैंने पढ़ाया है तो आपको याद होना चाहिए। दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन मोतिहारी से अमलेखगंज को जोड़ेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिहार से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सरकार ने भारत सरकार से समझौता किया है, तो भारत और नेपाल के बीच पहली बार ब्रॉड गेज नेटवर्क पर ट्रेन चलाई जा रही है। भारत और नेपाल के बीच पहली बार ब्रॉड गेज नेटवर्क पर ट्रेन चलाई जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो स्थानों को जोड़ेगी? भारत के किस स्थान को, नेपाल के किस स्थान को जोड़ेगी? तो जो ट्रेन है ये जयनगर से कुर्था के बीच चलाई जाएगी। जयनगर से कुर्था के बीच चलाई जाएगी। ये भी पिछली बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको रिवीजन होना चाहिए। चीजें यदि याद भी हो जाए तो भी आपको रिवाइज उसको करते जाना है। इसके अतिरिक्त नया क्या है? एनआईटी सूरतकल का नाम सुना होगा। अब मैं पूछ लूं कि सूरतकल है कहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सूरतकल जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है। तो एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी सूरतकल, इसने क्या योगदान दिया है कोविड-19 से लड़ने में? तो इन्होंने बनाया है एक कीटाणुनाशक कक्ष बनाया है। किसने बनाया है? एनआईटी सूरतकल ने। इसका नाम है जीरोकोव नामक एक कीटाणुनाशक कक्ष बनाया है। किसने? एनआईटी सूरतकल ने। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे कि भारत में पहली बार पूल परीक्षण किस राज्य ने प्रारंभ किया है कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए? तो पूल परीक्षण प्रारंभ करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी कहां पे प्रारंभ हुई है, तो प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली और केरल राज्य सरकार को अनुमति मिल गई है। तो प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ करने वाले राज्य हैं केरल और दिल्ली, जबकि पूल परीक्षण प्रारंभ करने वाले राज्य हैं हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आईपीएस और आईएएस का केंद्रीय संगठन होता है, जो आईएएस और आईपीएस का केंद्रीय संगठन होता है, उन्होंने करुणा नाम का एक जो है मुहिम चलाया है। किस लिए मुहिम चलाया है? कि जिससे कोविड-19 से लड़ने में सरकार की मदद किया जाए। तो भारत सरकार के आईएएस और आईपीएस का जो केंद्रीय संगठन है, उनके द्वारा भारत सरकार को मदद करने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए इन्होंने प्रारंभ किया है करुणा मुहिम। ये आपको पता होना चाहिए कि करुणा मुहिम किसके द्वारा चलाई गई है। और आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे में जो है क्या किया गया है? एक कवच केंद्र बनाया गया है। कोविड-19 से लड़ने में एक कवच केंद्र बनाया गया है। कहां पर? आईआईटी बॉम्बे में।
और आईआईटी बॉम्बे में बनाया गया है। तो आईआईटी बॉम्बे से आपको याद आना चाहिए कि मैंने बताया था क्या कि माइक्रो प्रोसेसर अजीत को विकसित किसने किया था? ये माइक्रो प्रोसेसर अजीत को विकसित किया था आईआईटी बॉम्बे ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि अभी हाल ही में एक दवा चर्चा में थी, बहुत ज्यादा विवादित भी थी, इसमें बहुत ज्यादा विवाद भी भारत में हुआ था। तो 2-3 दवाएं हैं जो कोविड-19 से निपटने में प्रयोग की जा रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है क्लोरोक्विन। पहली दवा है क्लोरोक्विन, दूसरी है माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। क्लोरोक्विन, माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू, और एक तीसरा है बेसिलस कैलेमर ग्यूरेन। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोरोक्विन जो है काफी विवादित थी। तो ये किस बीमारी के प्रयोग में लाई जाती थी? तो ये मलेरिया से संबंधित दवा है। सबसे पहली बात, मलेरिया से संबंधित दवा है। दूसरा नाम आता है माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू, ये अभी हाल ही में चर्चा में थी। तो माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो है ये कुष्ठ रोग से काम आती है। जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग से निपटने में इस दवा का प्रयोग किया जाता था, माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। अब दूसरा जो लिखा है हमने बैसिलस कैलिमर ग्यूरेन, ये जो टीबी की टीका है उसका नाम होता है। टीबी का जो टीका होता है उसका नाम है बैसिलस कैलिमर ग्यूरेन। इसको हमने चर्चा इसलिए किया क्योंकि अभी हाल ही में भारत का जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया है कि छूट दी गई है कि जो अब टीबी का, जिस तरह से हम टीबी का पता लगाते थे तो जो मशीन प्रयोग की जाती थी टीबी के जांच में, उसका प्रयोग अब हम कोविड-19 के लिए भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति दे दी है आईसीएमआर ने। जब उसकी अनुमति देती है कि टीबी मशीन का प्रयोग अब कोविड-19 से लड़ने में किया जाता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टीबी से निपटने में कौन से टीके को दिया जाता है। तो टीबी से निपटने के लिए दिया जाता है बैसिलस कैलेमर ग्यूरेन, ये टीका का नाम है जो टीबी से निपटने के लिए दिया जाता है। तो तीन चीज हमने देखा, मलेरिया, कुष्ठ रोग और टीबी। अब इससे जुड़ा हुआ क्या तथ्य है, एक चीज और पता होना चाहिए, क्या सबके अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए हैं भारत सरकार ने। जैसे मलेरिया का उन्मूलन भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन भारत से हो जाएगा। वर्ष 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जब बात आती है टीबी उन्मूलन का भारत में लक्ष्य क्या है, तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है भारत में 2025। अब बात आती है कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, तो आपको बता दूं जो कुष्ठ रोग है वो भारत में 2005 में ही बोला गया था कि कुष्ठ रोग भारत में समाप्त हो गया है। कब बोला गया था? 2005 में बोला गया था कि कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में पिछले एक वर्ष में इसके मामलों में तेजी आई है। तो अब पुनः इस पर प्रयास किया जा रहा है कि कुष्ठ रोग का उन्मूलन किस तरह से किया जाए। तो पहले तो बात कि कुष्ठ रोग भारत से 2005 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन पुनः इसकी वापसी हो गई है, इसलिए वर्तमान समय में चर्चा में भी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी चर्चा की है। तो याद रखिएगा कुष्ठ रोगों से निपटने में माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता था, एक दवा थी, और अब इसका प्रयोग जो है कोविड-19 से निपटने में भी किया जाएगा, इसकी अनुमति मिल चुकी है। तो तीन चीज हमने देखा, क्लोरोक्विन, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार का 2030, माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू कुष्ठ रोग से निपटने का, और कुष्ठ रोग 2005 में ही समाप्त हो गया था लेकिन पुनः आ गया है। तीसरी बात बैसिलस कैलेमर ग्यूरेन टीबी का टीका है, और टीबी से निपटने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का 2025 है। और एक चीज और जान लीजिए यहीं पे कि 2025 तक ही भारत सरकार ने बोला है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी। भारत सरकार 2025 तक जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करेगी, ये भारत सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार ने इसको बताया। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे दूसरे टॉपिक पे। तो कोविड-19 से संबंधित जो चर्चा थी वो हमने कर लिया है, ठीक है।
कोविड-19 से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, वेंटिलेटर बहुत सारे बन रहे हैं, तो वेंटिलेटर से संबंधित प्रश्न नहीं आने हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे वेंटिलेटर बन रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे किट बन रही है जांच किट, तो जांच किट और वेंटिलेटर से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको रटने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है उन दवाइयों के बारे में डिटेल जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि किस चीज की दवा है और किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, एक डांस होता है, नाम है पेटा थुल्लाल। एक डांस है पेटा थुल्लाल। ये जो डांस है ये अभी हाल ही में चर्चा में था, पेटा थुल्लाल। क्यों चर्चा में था? सबसे पहली बात आती है कि पेटा थुल्लाल जो डांस है ये किस राज्य में किया जाता है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो डांस है ये केरल राज्य में किया जाता है। अब केरल राज्य में किया जाता है तो केरल में कहां किया जाता है? तो केरल का एक मंदिर है, नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर काफी विवादित था, तो सबरीमाला मंदिर में यह डांस किया जाता है पूजा अर्चना के दौरान, नाम है पेटा थुल्लाल। फिर भाई ये हमारे काम की चीज कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि इस जो डांस था ये, इसमें एक रंग प्रयोग किया जाता है, और जो रंग प्रयोग किया जाता था, अभी तक केमिकल युक्त रंग प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है और बोला गया है कि पेटा थुल्लाल डांस में हम रंग वाले जो रंग हैं वो केमिकल वाले प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब केमिकल फ्री रंगों का प्रयोग करना है, केमिकल फ्री रंगों का प्रयोग करना है। ये अभी हाल ही में निश्चित हुआ है, इसलिए डांस चर्चा में था। तो याद रखिएगा, पेटा थुल्लाल डांस केरल के सबरीमाला मंदिर में किया जाता है पूजा अर्चना के दौरान। केरल की बात आती है तो आपको पता है केरल के जो गवर्नर हैं बहुत ही विवादित ये भी रहते हैं अक्सर, तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये तीन चीजें आपको कभी भूलना नहीं है। इसके अतिरिक्त बता दें, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। अब इसमें से 2 यहाँ पे किए जाते हैं, 2 केरल से संबंधित हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से 2 केरल से संबंधित हैं, और जो केरल से संबंधित हैं वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। याद रखिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों नृत्य केरल से संबंधित हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ और नृत्य हैं, जैसे मलईअट्टम, ये भी केरल में किया जाता है। फिर आता है चकयार कुथु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में पूछा गया था। चकयार कुथु ये भी नृत्य जो है केरल में ही किया जाता है, अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए चकयार कुथु किस राज्य से संबंधित नृत्य। और आपको पता है कि केरल से संबंधित 2 प्रमुख जीआई टैग भी मिले हैं। एक मिला था मरायूर गुड़, मरायूर गुड़ ये आपको पता होना चाहिए। मरायूर गुड़ कहां से है? इडुक्की जिला। दूसरा तिरुर पान के पत्ते, तिरुर पान के पत्ते, ये तो जीआई टैग भी आपको पता होना चाहिए कि मरायूर गुड़ और तिरुर पान के पत्ते। यदि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नागरहोल पहला है, नागरहोल। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है साइलेंट वैली, और तीसरा है पेरियार साइलेंट वैली। ये क्या है? नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल, पेरियार और साइलेंट वैली ये 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे 2 प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी? अष्टामुदी और वेम्बनाड। अष्टामुदी वेम्बनाड ये आपको पता होना चाहिए। अष्टामुदी और वेम्बनाड ये 2 प्रमुख झीलें हैं केरल से संबंधित, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि जब तक आपको पढ़ने में एक अलग सी अनुभूति नहीं होगी तब तक चीजें दिमाग में नहीं जाती हैं। और मैं प्रयास करता हूं कि करंट अफेयर इस तरह से आपको पढ़ाया जाए कि आपको बार बार पढ़ने का मन करे और चीजों को अच्छे से दिमाग में रखने में भी मदद मिले। तो आगे हम बात करते हैं सखारो पुरस्कार, अभी हाल ही में दिया गया था, नाम है सखारो पुरस्कार। ये जो सखारो पुरस्कार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे पहले इसको दिया कौन देता है? इसको देती है यूरोपियन पार्लियामेंट।
कौन देती है? यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है एक प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में कह लीजिए। मतलब जो लोग निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर, राज्य विशेष से बिना डर के अपने विचारों को, सच्चाई को जनता के सामने लाते हैं, ऐसे लेखकों, पत्रकारों, उपन्यासकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? तो इनका नाम है इल्हाम तोहती। इल्हाम तोहती नाम है। ये क्या है? एक उइघुर मुसलमान है। उइघुर मुसलमान है। ये जो है इल्हाम तोहती एक उइघुर मुसलमान है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया क्या है? जैसे आप जानते होंगे चीन में लगभग लाखों की संख्या में उइघुर मुसलमानों को बंदी बनाकर रखा गया है एक विशेष प्रांत में। तो इन्होंने क्या किया कि चीन किस प्रकार से उइघुर मुसलमानों को हंग जो चाइनीज होते हैं, एक धर्म है चीन का जिसको बोलते हैं हंग चाइनीज में परिवर्तित करने के लिए वहां पे प्रसार कर रहा है, इसका जबरन परिवर्तन करवा रहा है। उइघुर मुसलमानों को जबरन हंग चाइनीज बनाया जा रहा है। उसी के बारे में इन्होंने बताया जनता को, उसी के बारे में विश्व को इन्होंने बताया, और इसीलिए इल्हाम तोहती को सखारोव पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब चीन की होती है तो चीन की मुद्रा जरूर आपको पता होना चाहिए। रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा। इसके अतिरिक्त एक और पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है 13वां इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन। 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब फ्रिक्शन। 13 इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन पुरस्कार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये किसको मिला है? तो इनका नाम भी बहुत टिपिकल है, याद कर लीजिएगा। अब्देल लोहाब अस्सारई। अब्देल लोहाब अस्सारऊ, इनका नाम है अब्देल लोहाब अस्सारऊ। इनको मिला है 13वां इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन अवार्ड। इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनका एक उपन्यास है। तो इनका नाम यदि पुरस्कार नहीं पूछा जाता है तो उपन्यास का नाम देखिए पूछ लेता है, द स्पार्टन, SPARTAN कोड। द स्पार्टन कोड इनके उपन्यास का नाम है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द स्पार्टन कोड किस उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है अब्देल लोहाब अस्सारऊ, और इनको 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब फ्रिक्शन अवार्ड इस पुस्तक के लिए, इस उपन्यास के लिए दिया गया, द स्पार्टन कोड। ये आपको पता होना चाहिए। और जब अरब की बात आ रही है तो एक व्यक्ति का नाम और आपको याद होना चाहिए, क्या? हजा अल मंसूरी। हजा अल मंसूरी कौन है? मैंने बताया भी है, फिर से बता देता हूं। हजा अल मंसूरी पहले अरब व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। हजा अल मंसूरी अंतरिक्ष जाने वाले पहले अरबी व्यक्ति हैं। और आप एक बहुत ही रोचक है, टाइटैनिक सबने देखा होगा, टाइटैनिक मूवी भी सबने देखा होगा, सबने नाम भी सुना होगा, कोई इससे अछूता नहीं है कि उसने सुना ना हो, अनसुना किया हो। तो टाइटैनिक की 108वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। 108वीं वर्षगांठ मनाई गई। टाइटैनिक की 108वीं वर्षगांठ मनाई गई। मतलब कब मनाई गई? 15 अप्रैल को मनाई गई। 15 अप्रैल को मनाई गई। ये कब टाइटैनिक हादसा कब हुआ था? 15 अप्रैल 1912 को हुआ था। 15 अप्रैल 1912 को ये हादसा हुआ था टाइटैनिक। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकता है? एक प्रश्न ये बन सकता है कि कब हुआ था, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कहां पर हुआ था, किस महासागर में हुआ था। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ था। कहां पे हुआ था? उत्तरी अटलांटिक। यह हादसा हुआ था उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दूसरी बात आती है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ था, ठीक है। ये जा कहां से कहां तक रहा था? ये जा रहा था साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था, और यह हादसा उत्तरी अटलांटिक महासागर में 15 अप्रैल 1912 को हुआ था। और अभी हाल ही में 15 अप्रैल को 108वीं वर्षगांठ मनाई गई।
जब बात न्यूयॉर्क की आती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या, कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय भी हैं। जैसे यूनिसेफ का आप नाम सुनते होंगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी आपने सुना होगा नाम, इसका भी मुख्यालय यहाँ पे है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आपको देखना है, पता होना चाहिए, जागरूक रहना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 अप्रैल को ही एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? 15 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस, ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण है। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अब यदि हम बात करें, कोई भी दिवस होता है, कोई भी दिवस आप उठा के देख लीजिए, उसके पीछे एक रीजन होता है कि क्यों उसी दिन ही मनाया जाता है। इसी तरह से क्यों 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन एक पेंटर थे जिसका नाम था लियोनार्दो दा विंची। लियो दा विंची, एक नाम है लियोनार्दो दा विंची, ये नाम जो है लियोनार्दो दा विंची। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इन्हीं को सम्मानित करने के लिए यह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। विश्व कला दिवस लियोनार्दो दा विंची के कलाकृतियों के बारे में जागरूकता प्रसार करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए प्रारंभ किया गया था विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। मतलब लियोनार्दो दा विंची का जो जन्म दिवस है वो 15 अप्रैल को था। अब बात आती है कि ये भाई हैं कौन, इनका क्या, किस लिए प्रसिद्ध है? तो लियोनार्दो दा विंची, पहली बात ये इटली के हैं, इटली के एक कलाकार थे, पेंटर थे, और इनकी जो प्रमुख पेंटिंग थी, आपने सबने नाम सुना होगा, मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग जो है ये इन्हीं की पेंटिंग है, इन्हीं की कलाकृति है। मोनालिसा जो है उसके कलाकृति के जो बनाने वाले थे उनका नाम था लियोनार्दो दा विंची। अब एक आप और सुनते होंगे, क्या? पाब्लो पिकासो, एक नाम और आप सुनते होंगे, पाब्लो पिकासो। ये भी कलाकार थे, पेंटर थे, पाब्लो पिकासो। और आप जानते हैं पिकासो पेंटिंग की कीमत अरबों में होती है, लाखों में होती है, मिलियन में, ठीक है। तो डॉलर में होती है, सॉरी मिलियन डॉलर में होती है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग। तो पाब्लो पिकासो के बारे में पता होना चाहिए कि पाब्लो पिकासो जो है ये स्पेन के रहने वाले हैं, और इनकी जो प्रमुख पेंटिंग थी, इनका नाम था द वीपिंग वुमेन। द वीपिंग वुमेन इनकी एक प्रमुख पेंटिंग थी, और जो पिकासो पेंटिंग है उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो याद रखिएगा, दो नाम जरूर याद रखिएगा। पहला पाब्लो पिकासो किस देश के हैं? स्पेन के हैं। इनकी प्रमुख पेंटिंग क्या है? द वीपिंग वुमेन। दूसरा नाम आपको याद रखना है, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है किसके नाम पे? लियोनार्दो दा विंची को जो है सम्मानित करने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए। कहां के कलाकार थे? इटली के। इनकी पेंटिंग का क्या नाम था? मोनालिसा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण है दो कारणों से। क्यों महत्वपूर्ण है? अभी दोनों कारणों की चर्चा करेंगे। 13 अप्रैल को मनाया गया सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को मनाया गया सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को मना सियाचिन दिवस, और सियाचिन दिवस का ये 36वां संस्करण था। सबसे पहली बात पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था? तो सियाचिन दिवस का ये 36वां संस्करण था। 13 अप्रैल 1984 को, 13 अप्रैल 1984 को एक अभियान चलाया गया था सियाचिन को विजय करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए किस ऑपरेशन के तहत सियाचिन को भारत सरकार ने कब्जा किया, भारत सरकार ने अपने अधीन लिया, तो ऑपरेशन मेघदूत याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन को पुनः पाकिस्तान से छीनकर भारत का कब्जा हुआ, तो ऑपरेशन मेघदूत। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व किसने किया था? और जिसने नेतृत्व किया था, इनका हाल ही में 1 महीने पहले मृत्यु हुई है। इनका नाम है मेजर प्रेमनाथ हुंड। मेजर प्रेमनाथ हुंड।
तो मेजर प्रेमनाथ हुंड के नेतृत्व में 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। किसके लिए? सियाचिन को हथियाने के लिए, सियाचिन को पाकिस्तान से पुनः वापस पाने के लिए। तो याद रखिएगा मेजर प्रेमनाथ हुंड, यदि आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रेमनाथ हुंड किस ऑपरेशन से, किस प्रसिद्ध किस ऑपरेशन से, किस महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़े थे, तो पहली बात सेना में, तो दूसरा इनका योगदान क्या है कि इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और उसमें भारत की विजय हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। एक पर्वत है माउंट लियोपर्गिल, माउंट लियोपर्गिल, ये क्यों महत्वपूर्ण है? सेना की बात कर रहे हैं इसलिए उसी से जोड़कर देख रहे हैं। माउंट लियोपर्गिल जो है ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भारतीय सेना ने अभी इस पर्वत की चढ़ाई की था। भारतीय सेना ने इसी पर्वत पर अभी हाल ही में पर्वतारोहण किया था। क्योंकि हम सेना से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मेघदूत की बात कर रहे हैं, तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में है माउंट लियोपर्गिल जिस पर भारतीय सेना ने चढ़ाई किया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने किस पर्वत का पर्वतारोहण किया, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना ये है क्या, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखते हैं। पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना। सबसे पहली बात कि ये जो पीएम मातृ वंदना योजना है इसकी उम्र क्या है, मतलब इसके जो लाभार्थी हैं उनकी न्यूनतम उम्र क्या है। तो इनके जो लाभार्थी हैं इनकी न्यूनतम उम्र है 19 वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पीएम मातृ वंदना योजना है इसके अंतर्गत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाती है जो पहले बच्चे को जन्म देती हैं। मतलब पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को बच्चे और स्वयं का ध्यान रखने के लिए, स्वयं के पोषण और बच्चे के पोषण के लिए 5,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में भारत सरकार उपलब्ध कराती है पीएम मातृ वंदना की योजना के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त 1,000 रुपए अलग से मिलता है, कहां पे? जननी सुरक्षा योजना के तहत। जननी सुरक्षा योजना के तहत भी पहले बच्चे के जन्म पर 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलता है। मतलब टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं। कब? पीएम मातृ वंदना की योजना, जब कोई महिला पहले बच्चे को जन्म देती है। अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक राजस्थान सरकार की योजना है, नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, सबसे पहली बात तो ये राजस्थान सरकार की योजना है और राजस्थान सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर, मतलब मातृ वंदना जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उसमें पहले बच्चे पर दिया जाता है, जबकि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरे बच्चे के जन्म पर राजस्थान सरकार 6,000 रुपए उपलब्ध कराती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर क्या है? पीएम मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता, लेकिन इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो पहले बच्चे का ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा देखभाल करते हैं, ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसको उतना ध्यान, उतना आकर्षण माता पिता से नहीं मिल पाता है और जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं उनके लिए समस्या तो होती है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर यह योजना प्रारंभ की है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नासा की। नासा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको नोट डाउन करते जाना है। और आपका प्रश्न है, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नासा के बारे में बता रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं इसरो के बारे में। इसरो के प्रमुख कौन हैं वो आप बताएंगे, उनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दिया गया था वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें। तीसरा प्रश्न हमारा है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में डॉक्टरों को कौन प्रशिक्षित करेगा और अंतरिक्ष यात्रियों को कौन प्रशिक्षित करेगा। ये 4 प्रश्न हमारे जुड़े हुए हैं इसरो से, इसके उत्तर हम आपसे चाहते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं नासा की। सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 मतलब 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद यदि हम बात करें नासा की क्यों चर्चा में है, तो सनराइज मिशन, एक मिशन है सनराइज, अभी हाल ही में चर्चा में था। सनराइज मिशन ये है क्या? सबसे पहली बात है नासा का मिशन है। नासा का मिशन है तो क्या इसके द्वारा नासा क्या करेगा, सूर्य के उत्पत्ति के बारे में और जो हमारे सौर तूफान होते हैं, जो सौर कण तूफान होते हैं उनका अध्ययन करेगा। सूर्य के उत्पत्ति और सौर कण तूफानों के अध्ययन के लिए नासा सनराइज मिशन को भेजेगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कब तक भेजेगा? 1 जुलाई 2023 तक। 1 जुलाई 2023 तक भेजने की बात की गई है। याद रखिएगा किस कारण? सौर कणों के अध्ययन, सौर कणों मतलब जो वहां पे सौर तूफान आते हैं उनका अध्ययन और सूर्य की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी लगाए। इसके अतिरिक्त 2-3 और मिशन है, वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है ड्रैगन फ्लाई। सबसे पहली बात ये सारे मिशन नासा के हैं। दूसरा है किल्पर मिशन। फिर आता है हमारा पार्कर मिशन। सारे नासा के महत्वपूर्ण मिशन हैं। इधर जो लिख रहे हैं ये और महत्वपूर्ण है। दा विंची प्लस IVO, ये महत्वपूर्ण जो इधर लिख रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्राइडेंट, दा विंची, IVO, ट्राइडेंट और है वेरिटास, ये हैं। अब ये सारे नासा के मिशन हैं जो पिछले 1 वर्ष के महत्वपूर्ण मिशन थे, उनकी बात हम यहीं पे कर लेंगे। सबसे पहली बात ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो शनि का चंद्रमा है, शनि का चंद्रमा टाइटन, ये जो है शनि के चंद्रमा टाइटन के अध्ययन के लिए। तो याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा का मिशन है, किसके लिए? शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए। फिर बात आती है किल्पर मिशन। किल्पर मिशन जो चंद्रमा, जो हमारा बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, किल्पर मिशन यूरोपा के अध्ययन के लिए है। और यूरोपा आपको बता दूं बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा है। यूरोपा बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा है। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम है गैनीमेड। याद रखिएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, लेकिन किल्पर मिशन सबसे छोटे चंद्रमा के लिए है, नाम है यूरोपा। फिर बात आती है पार्कर मिशन। पार्कर मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है। जैसे कि भारत का है आदित्य L1, मतलब नासा का है आदित्य L1, उसी तरह से नासा का है पार्कर और इसरो का है आदित्य L1। याद रखिएगा आदित्य L1 और पार्कर मिशन में समानता है। पार्कर नासा का है, आदित्य L1 इसरो का है, दोनों सूर्य के अध्ययन के लिए हैं। अब बात आता है दा विंची। दा विंची जो है ये महत्वपूर्ण है। ये जो है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। शुक्र के, वीनस बोलते हैं ना शुक्र को, तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो मिशन है उसको बोलते हैं दा विंची। दूसरा है IVO। IVO ये जो है ये जुपिटर, जिसको बोलते हैं बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए है IVO मिशन। फिर बात आती है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ये और भी महत्वपूर्ण है। वरुण आप जानते हैं नेपच्यून, तो वरुण के बर्फीले, जो वरुण ग्रह है हमारा, उसके बर्फीले उपग्रह एक है ट्राइटोन। वरुण के बर्फीले उपग्रह ट्राइटोन के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन है? ट्राइडेंट। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। फिर बात आता है वेरिटास। वेरिटास मिशन किसके लिए है? वेरिटास मिशन जो है वो शुक्र के लिए है, मतलब शुक्र जो ग्रह है उसकी सतह का मैप बनाने के लिए, शुक्र के सतह का मैप बनाने के लिए। तो नासा का मिशन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात सनराइज मिशन, सौर तूफान का अध्ययन करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई शनि के टाइटन का अध्ययन करने के लिए, शनि के चंद्रमा टाइटन का। किल्पर मिशन यूरोपा जो बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा है उसके अध्ययन के लिए। पार्कर मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए, जैसा कि आदित्य L1 इसरो का है।
ठीक है। इसी तरह से बैरिटास मिशन शुक्र के सतह का मैप बनाने के लिए, ट्राइडेंट ट्राइटन, वरुण के ट्राइटन जो सबसे इसको बोलते हैं सबसे बर्फीला जो इसका चंद्रमा है ट्राइटोन के अध्ययन के लिए उपग्रह ट्राइडेंट मिशन जो है, ट्राइटोन ये क्या है, वरुण का उपग्रह है, ठीक है। वरुण क्या उपग्रह है, ट्राइटोन सबसे बर्फीला उपग्रह माना जाता है उसके अध्ययन के लिए। आईजीओ बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए, और दा विंची है शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए, जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल। तो दो मिशन दा विंची और बैरिटास ये शुक्र के लिए हैं, इसको एक साथ नोट कर लीजिएगा। दा विंची है वायुमंडल के अध्ययन के लिए, जबकि बैरिटास है शुक्र के सतह का मैप बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजों आपको नोट करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हायाबुसा 2 मिशन याद रखिएगा। हायाबुसा 2 मिशन जो है जापान का ryugu जो है क्षुद्र ग्रह है उसके अध्ययन के लिए है। नाम लिख दे रहा हूं RGUGE। ये ryugu नामक एक क्षुद्र ग्रह है उसके लिए जापान भेज रहा है हायाबुसा 2 नामक मिशन। इसके अतिरिक्त एक और याद रखिएगा परसेवरेंस ये क्या है, रोवर है। परसेवरेंस नामक रोवर PARSARVENCE ये रोवर भेजेगा नासा मंगल ग्रह पर, ये भी आपको पता होना। जैसे आपसे पूछा जाए कि नासा किस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजेगा, तो वो भेजेगा परसेवरेंस नामक रोवर को मंगल ग्रह पर नासा भेजेगा। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, रुचि बनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात हम क्यों करने जा रहे हैं? जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में पहली बार इस जानवरों को कहीं पे क्वारंटाइन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में यदि कहीं पर पहली बार जानवरों को क्वारंटाइन किया गया है तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जानवरों को क्वारंटाइन कहां पे किया जा रहा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसके अतिरिक्त कहां पर है ये? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में एक और मशहूर पार्क है, क्या नाम है उसका? नंदा देवी। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है वो अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? हिम तेंदुओं के कारण नंदा देवी चर्चा में था। नंदा देवी में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ चलाया जा रहा है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, माहौल बनाने के लिए प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वहां पे चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है क्या? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए याद रखना है क्योंकि जो नामीबिया से हम चीते ला रहे हैं, मतलब भारत सरकार जो नामीबिया से चीते लाएगी, उनको बसाने के लिए जो प्रमुख आवास अभी तक केंद्रित किया गया है वो है नौरादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपको पता होना चाहिए। चीते कहां से ला रहे हैं? हम नामीबिया से ला रहे हैं। बसाएंगे कहां पे? नौरादेही में। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन संकल्प की। ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं हम। ऑपरेशन संकल्प है क्या, उसके बारे में देखते हैं। हो सकता है आप सबको पता हो ऑपरेशन संकल्प क्या है, अभी हाल ही में चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नेवी द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? जो अदन की खाड़ी है, आप जानते हैं सोमालिया के पास है अदन की खाड़ी। जो अदन की खाड़ी है, भारतीय जो व्यापारी हैं, भारतीय जो व्यापारिक जहाज हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है। कहां पर? अदन की खाड़ी में। और जब अदन की खाड़ी की बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में लाल सागर भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अदन की खाड़ी और लाल सागर को एक जल संधि जोड़ती है जिसका नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। तो बाब अल मंडेव जल संधि आपको याद होना चाहिए। बाब अल मंडेव जो जल संधि है, ये दो स्थल खंडों को अलग करती है। कौन कौन से? एशिया को अफ्रीका से। यदि हम बात करें एशिया में कौन सा, तो यमन हमारा है। यमन को जो ये अलग करती है वो जिबूती से। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा किन दो जल निकायों को जोड़ती है। तो
अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। अब अगर अदन की खाड़ी की बात आ रही है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अदन की खाड़ी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो यमन, सोमालिया और जिबूती, जिबूती, यमन और सोमालिया, ये 3 देश लगते हैं अदन की खाड़ी से। अब इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि लाल सागर से कितने देश लगते हैं। कौन कौन से देश हैं जो लाल सागर से लगते हैं? तो इरिट्रिया, मिस्र और सूडान। कौन कौन से? इरिट्रिया, मिस्र और सूडान। ठीक है, इरिट्रिया का नाम सुनकर आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है इसी रीजन में। इस बार अफ्रीका रीजन में मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। और जो नोबेल शांति पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला है उसने क्या किया था? उसका सीमा विवाद था इरिट्रिया के साथ। उस देश का, जिस देश के व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, उनके द्वारा उस देश से और इरिट्रिया से सीमा विवाद था। इस सीमा विवाद का शांतिपूर्ण निस्तारण किया था, समाधान किया था, और इसी के लिए उस व्यक्ति विशेष को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है उनका नाम क्या है और किस देश से संदर्भित है, किस देश से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी तरह से चीजों को जोड़कर पढ़ने को आदत डालें, निश्चित रूप से चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाल सागर के बारे में हम देख रहे थे। लाल सागर इस तरह से है। तो लाल सागर से अभी हमने जो नाम लिखा इरिट्रिया, मिस्र और सूडान, ये इस तरफ आते हैं, पश्चिमी भाग में आते हैं। पूर्वी भाग में कौन कौन से देश हैं जो लाल सागर से सीमा साझा करते हैं? तो है सऊदी अरब और यमन। तो याद रखिएगा, लाल सागर से टोटल 5 देश सीमा साझा करते हैं। पूर्व में यमन और सऊदी अरब, पश्चिम में इरिट्रिया, मिस्र और सूडान। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है जब मिस्र का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए इंडिया बाय द नील एक फेस्टिवल होता है। कौन सा? इंडिया बाय द नील। इंडिया बाय द नील फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष मिस्र की राजधानी में होता है। क्या फेस्टिवल है? यहाँ पे भारतीय जो हमारी बॉलीवुड की मूवियां होती हैं उनको दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही चर्चित फेस्टिवल है। इससे क्या होता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लोगों के बीच आपसी संबंध बेहतर होते हैं, देशों के बीच आपसी संबंध बेहतर होते हैं। तो इंडिया बाय द नील कहाँ पर होता है? मिस्र में। अब जब नील की बात आ गई, नील की, तो आपको पता होना चाहिए जो नील नदी है वो दो नदियों के जोड़ के नील नदी बनती है। एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील। अब व्हाइट नील और ब्लू नील जो है, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि व्हाइट नील का उद्गम कहां पे है? तो व्हाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है, वहां से निकलती है व्हाइट नील। और जो ब्लू नील है ये कहां से निकलती है? तो एक झील है टाना, लेक टाना से निकलती है ब्लू नील, और लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील। अब और आगे जाके आपको क्या पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे समय की अनुकूलता रहती है, इस वजह से हमें कम चीजें देखना है। सबसे पहली बात, लेक विक्टोरिया जो है आपका होमवर्क है कि आप मैप उठाएंगे और मैप उठा के बताएंगे कि लेक विक्टोरिया से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, कितने देश हैं जिनकी सीमा विक्टोरिया झील से लगती है। दूसरा, टाना झील जो है, आप जानते हैं अफ्रीका पढ़ेंगे, टाना, तुर्काना, ये सारी झीलें हैं। तो टाना झील से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो विक्टोरिया और टाना से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं उसके बारे में लिखेंगे। अब आपको बता दूं कि ये व्हाइट नील हो गया, ये ब्लू नील, ये दोनों मिलती कहां पर आपस में? इनका जो संगम है जहां पे मिलती है इसको बोलते हैं खार्तूम। खार्तूम नामक जगह पे मिलती है, इसके बाद इसको नील नदी कहा जाता है। इतनी जानकारी इस तरह से जोड़कर हमने देखा। अभी और जोड़ेंगे तो अफ्रीका में और अंदर चलते जाएंगे, लेकिन हमें समय के अनुसार काम करना है। तो आपका होमवर्क है, आप बताएंगे विक्टोरिया से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं और टाना से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में भारत सरकार ने चेंज किया है। जो भारत में निवेश होता था, भारतीय कंपनियों में जो लोग निवेश करते थे बाहर के, तो उसके लिए कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? भारत सरकार ने अब नया नियम बनाया है। इसमें क्या होगा कि जो भारत के स्थलीय देश हैं, भारत से जो सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा जो बनाते हैं हमारे पड़ोसी देश, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, यदि उन देशों के माध्यम से कोई निवेश भारतीय कंपनियों में किया जाता है तो उसके लिए अब केंद्र सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। अब बात आती है कि भारत से लगे हुए स्थलीय देश,
तो भारत से लगे हुए स्थलीय देश कौन कौन से हमारे पड़ोसी, आप इधर से पाकिस्तान से शुरू करिए तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार और बांग्लादेश। इतने सारे देश हैं जिनसे हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप देश विशेष का देख रहे हैं तो किससे सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है, हमारी स्थलीय सीमा किस देश से सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगती है, तो आपको पता है हमारी स्थलीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। दूसरे स्थान पे हमारा आता है चीन आता है, चीन से हम 3486 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो विभिन्न देशों से हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा की रखवाली कौन सा सैन्य बल भारत का करता है। तो जैसे बीएसएफ करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसी तरह से म्यांमार सीमा पर रखवाली कौन करता है, असम राइफल्स। तो इसी तरह से हमें पता होना चाहिए भारत भूटान सीमा पर कौन रखवाली करता है, भारत चीन सीमा पर कौन सा हमारा बल रखवाली करता है, कौन सा पुलिस बल रखवाली करता है। तो उसके बारे में चीजें को हमें पता होना चाहिए। आपका भी फर्ज बनता है कि जो चीजें यहाँ पे बताई जाए, हो सकता है सारी चीजें ना बताई जाती हों, लेकिन यदि मैं रास्ता बता देता हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रास्ते पर चलकर कुछ होमवर्क स्वयं भी करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्क के बारे में। थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है सार्क के बारे में। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि सार्क जो है, इसके जो प्रमुख होते हैं वो बदल गए। अब यहाँ पे है, नाम याद रखिएगा, टिपिकल है एसाला। सार्क के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एसाला वीराकुन। एसाला वीराकुन जो है ये वर्तमान समय में सार्क के प्रमुख है। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के। और जो सार्क के प्रमुख होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, अधिकतम 3 वर्ष तक ये पद पर रह सकते हैं एसाला वीराकुन। इसके बाद क्या होता है, किसी नए देश को इसका जो है अध्यक्षता मिल जाती है। तो एसाला वीराकुन इस समय यहाँ के सार्क के प्रमुख हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। पहले पाकिस्तान के थे जो प्रमुख थे यहाँ के, तो इनका नाम अब याद रखना जरूरी नहीं है, एसाला वीराकुन। अब सार्क की बात हमने क्यों किया? सबसे पहले सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की बात इसलिए किया क्योंकि जो सार्क का इमरजेंसी फंड था कोविड-19 से निपटने के लिए, उसमें विभिन्न देशों ने योगदान दिया। जैसे भारत ने कितना दिया है? भारत ने लगभग $10 मिलियन का योगदान दिया है। उसी तरह से इसमें पाकिस्तान ने भी दिया है, $3 मिलियन का योगदान पाकिस्तान ने दिया है, $1 मिलियन का योगदान अफगानिस्तान ने दिया है और $10 लाख का योगदान दिया है मालदीव ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सॉरी 2 लाख है, $2 लाख दिया है किसने? मालदीव। 1 मिलियन दिया है किसने? अफगानिस्तान। 3 मिलियन दिया है किसने? पाकिस्तान ने। 10 मिलियन दिया है भारत ने। तो ये पता होना चाहिए किसने दिया है। और सार्क को दिया है, सार्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके प्रमुख बदल गए हैं। अभी मार्च माह में ही इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसाला वीराकुन इस समय सार्क के प्रमुख है। सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में अभी एक ग्रीन पिट वाइपर खोजा गया है। क्या खोजा गया है? ग्रीन पिट वाइपर। ये सांप है, ग्रीन कलर का होता है, सबसे ज्यादा विषैला सांप होता है भारत में, सबसे विषैला सांप होता है। महत्वपूर्ण क्या है? कहां पर खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम है सलाजार। याद रखिएगा, सलाजार। इस ग्रीन पिट वाइपर का नया नाम रख दिया गया है सलाजार स्लीथरीन। सलाजार स्लीथरीन नाम रख दिया गया है इस ग्रीन पिट वाइपर का, जो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। और ये जो सलाजार स्लीथरीन है, ये जो है आप जानते होंगे हैरी पॉटर। तो ये हैरी पॉटर का एक जो है चरित्र है। हैरी पॉटर का, यदि आप देखते होंगे हैरी पॉटर श्रृंखला को, तो उसका एक चरित्र है सलाजार स्लीथरीन, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है हैरी पॉटर की। तो आपको क्या पता है कि हैरी पॉटर की जो कहानी है उसके लेखक कौन है?
हैरी पॉटर की जो कहानी है उसके लेखक हैं J.K. राउलिंग। याद रखिएगा, J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग जो है ये हैरी पॉटर जो कहानी है उसके लेखक हैं। अब सबसे पहली बात फिर से बता दे रहा हूं, ग्रीन पिट वाइपर एक सांप था, ग्रीन कलर का होता है, सबसे विषैला सांप माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। खोजते ही इसका नाम रख दिया गया सलाजार स्लिथरिन। और सलाजार स्लिथरिन जो है ये हैरी पॉटर का एक चरित्र है और हैरी पॉटर को लिखा है J.K. राउलिंग ने, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दूं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो एक नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, एरी रैनम। एरी रैनम, ये जो एरी रैनम है, एरी रैनम ये एक प्रकार का लॉकडाउन है। ये कहां पे होता है, एरी रैनम, ये जो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं जब उनको कोई बात रखनी होती है या किसी बात का विरोध करना होता है तो वो अक्सर इसी तरह का लॉकडाउन करती हैं जिसको नाम दिया गया है एरी रैनम। तो एरी रैनम यदि पूछा जाए कहां का लॉकडाउन है तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लॉकडाउन है। अरुणाचल प्रदेश की बात आए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, नाम है पक्के पागा हार्नबिल। यदि हार्नबिल की बात करें तो उत्तर दूसरा हो जाएगा, लेकिन जब पक्के पागा हार्नबिल होगा तो का उत्तर अरुणाचल प्रदेश होगा। यहाँ पे दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है पक्के राष्ट्रीय उद्यान या पक्के टाइगर रिजर्व। तो नामदफा और पक्के दो टाइगर रिजर्व हैं यहाँ के, और नामदफा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मी बडी ऐप भी प्रारंभ किया गया है, मी बडी ऐप प्रारंभ किया गया है। ये है क्या, मी बडी जो ऐप है इसके माध्यम से जो लॉकडाउन पीरियड में जरूरी सामान है ऑनलाइन शॉपिंग आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं, अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो मी बडी ऐप का उपयोग कर आप जरूरी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है आल्प्स पर्वत की, आल्प्स पर्वतमाला। अब आपको बताना है कि आल्प्स पर्वतमाला है कहां पे। आल्प्स पर्वतमाला सबने पढ़ा होगा, यूरोप में है, यूरोप में है आल्प्स पर्वतमाला। और यहाँ पे एक शिखर है मैटरहॉर्न, ये शिखर है मैटरहॉर्न। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जा सकेगा, यही पूछा जाएगा कि मैटरहॉर्न शिखर किस पर्वतमाला का, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये आल्प्स पर्वत जो यूरोप में है उनका भाग है, और ये जो है स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आल्प्स पर्वत के अंतर्गत ये चोटी है मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि कोविड-19 के प्रति एकता दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, इसमें कृत्रिम रोशनी से इस पर्वतमाला पर, इस पर्वत श्रृंखला के पास भारतीय ध्वज बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कृत्रिम रोशनी से भारतीय ध्वज बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, कोविड-19 से एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कि हम एकजुट हैं, इसके लिए। कहां, आल्प्स पर्वत के मैटरहॉर्न शिखर पे, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम अंतिम प्रश्नों की तरफ, और आज हम देखेंगे सबसे पहली बात कि कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किसान रथ का शुभारंभ किया। मतलब जो किसान अपनी फसल को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनके लिए किसान रथ नामक कार्यक्रम नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब कृषि मंत्री ने प्रारंभ किया है तो दो तीन चीजें बता देता हूं। पहली बात एक है मधुबन, दूसरा है मैग MACS 4028 और एक है मुक्तोश्री। सबसे पहली बात जो मधुबन है ये किस चीज का प्रकार है, सब्जी है, फल है, अनाज है। तो मधुबन जो है ये गाजर का एक नया प्रकार है। मधुबन, यदि आपसे पूछा जाए मधुबन क्या है,
तो गाजर का एक नया प्रकार है, कहाँ पे उगाया गया है, तो जूनागढ़ के किसानों ने इसको उगाया है। तो इसमें अलग क्या है, मधुबन में विटामिन ए पाया जाता है, जो मधुबन गाजर है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा है जो हमारा MACS 4028, ये क्या है, ये एक गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस गेहूं की प्रजाति में प्रोटीन भी पाया जाता है। आमतौर पर जो गेहूं होता है उसमें प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन इस गेहूं में प्रोटीन भी पाया जाता है। तीसरी बात आती है मुक्तोश्री, सब पता होगा सबको, ये चावल की प्रजाति है, आर्सेनिक रेजिस्टेंस चावल है। ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल में इसको खोजा गया, बनाया गया, किसने बनाया, पश्चिम बंगाल का जो चावल रिसर्च संस्थान है, और लखनऊ का हमारा संस्थान है NBRI लखनऊ, और पश्चिम बंगाल के चावल शोध संस्थान ने इसको बनाया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चर्चा में था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पे, तो ये है लास बानोस फिलीपींस में, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, और ये है लीमा, जो पेरू की राजधानी है। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लीमा में, पेरू में, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लास बानोस फिलीपींस में है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से संतुष्ट कर पाया हूं करंट अफेयर्स के माध्यम से। यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी सप्ताह के अंदर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ नया चाहते हैं तो वो भी बताएं। ठीक है।